नमस्ते दर्शकों, हमारे कार्यक्रम खुला आकाश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट मल्लिका सुभाशीष। दोस्तों, दूरदर्शन के इस कार्यक्रम का प्रयास होता है कि आप तक जानकारियां लेकर आएं और अलग अलग विषयों के साथ आपके सामने प्रस्तुत हों। ऐसे ही एक अनोखे और अलग विषय के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे देहदान के बारे में। उम्मीद है आप सभी ने कभी ना कभी देहदान के बारे में किसी से सुना होगा, लेकिन आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसे समाज सेवक जो इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मैं आप सभी को मिलवाना चाहूँगी पवन केसवानी जी से। नमस्कार। नमस्ते पवन जी। आप प्रणाम नाम के एक संस्था के संस्थापक अध्यक्ष हैं और आप इसी क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि देहदान होता क्या है, इस शब्द का क्या मतलब है? देहदान यानी मानवता के प्रति खुद को मरणोपरांत अपना मृत शरीर समर्पित कर देना, ताकि जिंदा समाज उस मरे हुए शरीर से कुछ लाभ अर्जित कर सके। यह संकल्प सीधे तौर पे जीते जी व्यक्ति तो खुद लेता है, लेकिन उसे साकार करने के लिए परिजन और इष्ट मित्रों को आगे आना पड़ता है। एक वसीयत की शक्ल में लिया गया वह संकल्प जो समूचे मानव समाज के कल्याण के लिए काम आता है। नए डॉक्टर बनते हैं, अध्ययन एवं अध्यापन के माध्यम से कुछ नई चीज़ें सीखते हैं और वो अध्ययन और अध्यापन कालांतर में मानवता के लिए काम आता है। देहदान करने की कोई निश्चित आयु है कि इसी वर्ग के लोग देहदान कर सकते हैं? 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति देहदान कर सकता है। देहदान के लिए खुद की एक इच्छा शक्ति होती है, लेकिन साथ में परिजन के हस्ताक्षर होते हैं। उसमें हम फैमिली काउंसलिंग करवाते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं और कुछ अपनी जो मान्यताएं होती है, कुछ रीति रिवाज होते हैं सामाजिक, उससे अलग जाके जब धारा के विपरीत कोई निर्णय लेना होता है तो परिवार के लोगों को हम सहमति लेने की कोशिश करते हैं। इसका संकल्प कब लिया जा सकता है? इसका संकल्प मैंने जैसे बताया पहले कि 18 साल से ऊपर की आयु का कोई भी व्यक्ति ले सकता है। उसकी इच्छा होनी चाहिए और परिजन के लिए उसमें परिजन के एक जगह हस्ताक्षर होता है, उसमें साक्षी के रूप में उसका भावनात्मक सहयोग होता है, उनके हस्ताक्षर होते हैं। पवन जी, मैं ये जानना चाहूँगी इस क्षेत्र में योगदान देने का या लोगों में जागरूकता लाने का विचार आपको कहाँ से आया? देखिए, समाज क्षेत्र में तो मैं अपने स्कूल कॉलेज के समय से काम कर रहा था। मैं वैसे जब कॉलेज से निकला उसके बाद जब मैं सामाजिक जीवन में आया, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा रहा। वहाँ छात्र राजनीति से मैंने लोगों के लिए कुछ काम किया। तो कई बार ऐसे मेरे को समाज जीवन में काम करते हुए ऐसा अनुभव हुआ कि मानवता की भलाई के लिए हम कुछ करें। क्योंकि हम लोग अपने सामाजिक विज्ञान में को क्लास 6 में मुझको अच्छे से याद है, हमारे एक वर्मा सर थे, हमको जो पढ़ा रहे थे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो ये जो वाक्य था मेरे को अंदर तक घर कर गया। उसके बाद मैंने देखा कि हम सामाजिक कैसे हैं। समाज से अपेक्षा तो करते नहीं, समाज को हम क्या दे सकते हैं। कुछ देने की कोई इच्छा थी, तो उसके बाद फिर मेरे को कुछ अलग हटके करना था। तो वहाँ से मैंने इस क्षेत्र को भी चुना। उसके लिए भी कुछ मेरे को अपनी एक प्रेरणा आई। कुछ मेरे साथ एक्सीडेंट हुए। एक बार सड़क में ऐसा हुआ कि रोड एक्सीडेंट में ट्रक का जो चक्का होता है जो मेरे बाल से छूते हुए निकल गया। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद इस दुनिया में नहीं हूँ। हर दिन मेरे लिए उसके बाद बोनस था। और ऐसे उसके बाद अलग अलग समय में मुझे ऐसा लगा कि बार बार मेरे को मौत छू के निकल जा रही है। तो मेरे को लगा कि मेरा शरीर कहीं काम आ जाए तो मैं ये काम अच्छे से कर सकता हूँ। और समाज में इसकी ज़रूरत थी। जो काम कोई नहीं कर रहा था या इसमें कम लोग कर पा रहे थे। मैंने आपने सुना होगा अक्सर कि रक्तदान करते हैं लोग या पौधे लगाते हैं, अच्छे काम करते हैं, लेकिन देहदान के माध्यम से मानवता की भलाई कैसे हो सकती है, इसका मैंने अध्ययन किया, काफ़ी संघर्ष किया। काफ़ी जब शुरुआत में 2008 में मैंने एक सिंघल परिवार का जब मैंने देहदान करा, दंपति थे, तब मेरे लिए काफ़ी कठिन काम था। 2.5 महीना मुझे लगा काउंसलिंग और चर्चा में। आज मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, मुझे बुलाते हैं और मैं खुद भी इस तरह के आयोजन करवाता रहता हूँ ताकि लोग प्रेरित हों और मानवता की भलाई हो सके। आज तकरीबन 1004 लोग देहदान कर चुके हैं, जिसमें 100 से ज़्यादा महामानव दुनिया में नहीं है। उनकी पार्थिव काया मानवता को समर्पित हो चुकी है। क्या बात है। मैं पवन जी ये जानना चाह रही थी, आप कितने सालों से इस क्षेत्र में हैं? 13 साल मुझे तकरीबन हो गया। अप्रैल 2021 में 13 साल हो जाएंगे। जो पहला देहदान था वह अप्रैल 2008 में हुआ था
उसके बाद लगातार ये यात्रा चल रही है। 13 साल के इस सफ़र में मैं छत्तीसगढ़ की बात करती हूँ। छत्तीसगढ़ के लोगों में या यहाँ के समाज की रीति रिवाजों के हिसाब से इन 13 साल के सफ़र में आपने क्या बदलाव देखे देहदान से संबंधित? पहले लोगों में काफ़ी हिचक थी, किसी को काउंसलिंग करने में और चर्चा करने में काफ़ी समय लगता था, परिवार को एक राय करने में समय लगता था। ये एक ऐसा निर्णय कि व्यक्ति खुद तो ले लेता है, उसकी इच्छा शक्ति रहती है, लेकिन जब परिजन उसके जब तैयार नहीं होते हैं तो उसके लिए हम तैयार कोशिश करते हैं इसका व्यवहारिक पक्ष देखें। इसका सैद्धांतिक पक्ष तो ये कि आदमी को खुद का निर्णय काफ़ी है, एक आध कोई तैयार हो जाता है, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि जब वो साकार करने का समय आए संकल्प को, तो परिजन एक राय रहें, वहाँ कोई विवाद की स्थिति न रहे, बल्कि खुशी खुशी उनकी इच्छा को पूरा कर सकें। तो इस दिशा में हम लोगों ने जब कोशिश की, लगातार काम किया। खास करके मैं चाहूँगा कि जो 2020 का जो कोरोना काल था, जिसको शायद पूरा विश्व कभी नहीं भूलेगा, इसके बाद तो लोगों ने जीवन का महत्व भी समझा, देहदान को भी लोग बेहतर समझ रहे हैं, और डॉक्टर या कोरोना वॉरियर्स को भी समझ रहे हैं, मानवता की भलाई को भी समझ रहे हैं। और हम अभी इसके बाद हम जितनी भी काउंसलिंग्स कर रहे हैं, हमको काफ़ी और आसान हो रहा है पहले से। जब हमने शुरू में करवाया था तब उसके बाद कुछ समय तक कुछ तकलीफ़ें आई, और इसमें काफ़ी मीडिया का भी काफ़ी सहयोग रहा। मीडिया ने इस विषय को अच्छे ढंग से रखा, बात को प्रस्तुत किया। इसकी परिणति ये रही कि लोगों में जागरूकता आई। अभी जैसे आप ही ने बोला, जब शुरुआत में आपने देहदान करवाया तो लोगों की काउंसलिंग में आपको 2-2 ढाई महीने लग जाते थे उन्हें समझाने में। तो इन 13-14 साल के सफ़र में ऐसी कोई कठिनाई या ऐसी कोई ऐसा इंसिडेंस आपके साथ हुआ हो जो आप हमारे दर्शकों से साझा करना चाहेंगे? पहले तो मेरे परिवार में ही लोग मुझसे प्रश्न पूछ रहे थे कि ये इसके लिए लोग क्या बोलेंगे, और तुम जो कर रहे हो, जो समाज के रीति रिवाज है, परंपरा है। फिर बाद में परिवार में मेरे साथ खड़ा हुआ, मेरी माँ ने भी देहदान किया, मैंने भी किया, और हम लोग यहाँ से फिर आगे बढ़े। और तकलीफ़ें तो ये आई कि जब परिवार के लोग एक राय नहीं होते। मैं एक अपने मित्र का, जिसका नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ मैं, मेरा बहुत अच्छा दोस्त रहा, उसके माता पिता का मैंने एक मंदिर में भगवान को साक्षी मान करके, वहाँ पे हमने भिलाई का सेक्टर 4 का वो महाराष्ट्र मंडल का वो जो मंदिर था, वहाँ पे भगवान के सामने वो वसीयत हमने जारी करवाई। वहाँ गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज के कुछ वहाँ प्रोफेसर भी थे, उनकी उपस्थिति में। लेकिन वो दोस्त मेरे से बातचीत करना बंद कर दिया उसके बाद, और आज तक हमारी बातचीत नहीं है। उसके माँ बाप का मैंने देहदान करवाया तो वो नाराज़ हो गया मुझसे। तो इस तरह का उदाहरण में बहुत सारे मेरे साथ आए कि जब मैं किसी घर में गया या मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ तो दूसरे कमरे से आवाज़ जो आ रही है वो मतलब मेरे को जाने के लिए, या बहुत सारे ऐसे अपशब्द भी लोग बोलते रहे। मेरे खिलाफ पॉम्पलेट भी निकला और कि मेरे को धर्म विरोधी बताया गया, और बाकायदा शमशान घाट में मेरे पोस्टर टांग दिए गए। और मेरा 9 साल का बालक जब मुझे वो पॉम्पलेट ला के दिखाया, और उसमें मेरी फ़ोटो भी छपी थी और मेरे बारे में काफ़ी अपशब्द लिखे गए थे। और थोड़ा सा बुरा तो लगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरे पिता जो दुनिया में नहीं है, 2015 में चले गए। मेरे को उनकी बात याद आ रही थी कि जब भी अच्छे काम का विरोध हो तो आप रुकना नहीं करके, तो मैं आज तक रुका नहीं। जैसे अभी आप ही ने कहा था कि जब हम समाज के विपरीत कुछ करते हैं तो सवाल तो खड़े होते ही हैं। तो इसी में ऐसे किसी व्यक्ति से आपका सामना हुआ जो इसके बिल्कुल विरोध में हो, और क्योंकि ये हमारी रीतियों के खिलाफ है, अभी तक समाज ने इसे इतने अच्छे से अपनाया नहीं है, तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसको देहदान के लिए आपने बहुत मुश्किल से मनाया हो और उसने देहदान के लिए हाँ भी बोली हो? एक व्यक्ति को मैं कभी भूल नहीं पा रहा हूँ। ये समाज के विपरीत, समाज की धारा के विपरीत है। पहले तो मैं उसको क्लियर कर दूँ कि ये समाज के लिए है और समाज की दिशा में हम काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो लाशों को अंतिम क्रिया में उसको जलाने का काम करता था, उसका नाम लूँगा मैं, सुरेश चंद्र झा करके। वो दुर्ग की शिवनाथ नदी में पंडा का काम करता है। और बरसों से वो करीबन 35 साल हो गया उसके अपना जो भी उसका रोजगार था। और वो व्यक्ति इस बारे में काफ़ी कठिन प्रश्न किया करता था, और एक तरह से वो सहमत नहीं था। और ऐसे कई और लोग थे। और जब कई लोग ऐसे जैसे प्रश्न करते हैं कि अगले जन्म में भूत बनेंगे और आत्मा भटकेगी, और उसके बाद मतलब ऐसे प्रश्न जो मैंने कभी सोचे भी नहीं हो या हमारे दिमाग में भी नहीं आए। तो जब इस तरह के प्रश्न जब सामने आते हैं, उसके बाद वो जो पंडा जिसकी मैं बात कर रहा था, सुरेश चंद्र झा की, वो जो आदमी विरोध कर रहा था, उसकी पत्नी और वो दोनों ने देहदान किया हमारे माध्यम से।
उसको मैं कई मंचों में लेके आया उदाहरण के रूप में, और उसने भी सहमत हुआ। उसके लिए हम अपनी बातें बोलते हैं, जैसे हमारी गीता जी में लिखा हुआ है कि शरीर नाशवान है और आत्मा अजर अमर है, और हमारे शास्त्र भी कहते हैं, हमारे संस्कार भी कहते हैं, हमारी संस्कृति भी कहती है कि हम बेहतर करें, और उसके लिए हम लोग शरीर अगर दान करते हैं तो कहीं कुछ ऐसा नहीं होता कि हम लोग समाज के या परंपराओं के विपरीत भी जा रहे हैं। नहीं, पर जब आपसे ऐसे सवाल होते हैं कि अगले जन्म में भूत बन के आएंगे या आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, तो ये सवाल और भी कई तरह के सवाल जिनका आपको सामना करना पड़ता होगा, तब आप लोगों को कैसे जागरूक करते हैं? आप कैसे उनकी काउंसलिंग करते हैं कि वो मान जाते हैं और देहदान के लिए संकल्प ले लेते हैं? मैं अपने आप को इसके लिए बहुत ज़्यादा श्रेय नहीं देना चाहूँगा, बल्कि वो जो सामने वाला व्यक्ति है जो देहदान के लिए कहीं ना कहीं उसके मन में अगर थोड़ी भी इच्छा होती है, उसके बाद हम कई तरह के विषय रखते हैं, वो मौका और समय देख करके उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, बातों को रखते हैं, और उसके बाद मानवता से संबंधित कुछ हम उदाहरण देते हैं, और हम बताते हैं कि भाई मनुष्य क्यों एक सामाजिक प्राणी कहलाता है। जी। मेरे को अपने स्कूल के वर्मा सर का वही वाक्य बार बार याद आता है कि हम कैसे समाज के लिए अच्छा कर सकें। जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मानव सेवा माधव सेवा, नर में नारायण है, इतने सारे सूत्र हैं और ऐसे सूक्ति वाक्य हैं, उसको अगर कोई आत्मसात करे तो वास्तव में लगेगा करके हम मानवता के लिए कुछ अच्छा करें। हम अगर मंदिर जाते हैं और अध्यात्म से जुड़े हैं या जिसको भी मानते हैं, हम जो भी उनके इष्ट देव हैं उनसे जुड़े हैं, अगर वो बार बार एक बात कही जाती है कि मानवता से, इंसानियत से बड़ा धर्म और दूसरा नहीं होता। बिल्कुल। तो हम मानवता के लिए काम करते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं। इस सफ़र में ऐसी कौन सी संस्थाएं रही हैं जिन्होंने आपका प्रोत्साहन बढ़ाया हो, या ऐसे क्या चीज़ें हुई जिनसे आपको हुआ कि नहीं मुझे इस क्षेत्र में और काम करना है? 2014 से लगातार अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान एम्स रायपुर जी, यहाँ एक हम लोग की एक सम्मान तो नहीं कहना चाहिए, लोगों को प्रेरित करने का कार्यक्रम होता है, हमको मंच दिया जाता है। वहाँ उन लोगों को बुलाया जाता है कि जिनके परिजन देहदान में सहभागी रहे, जो दुनिया में नहीं है उनके परिजन भी आते हैं, और जिन्होंने देहदान किया उनको भी, और बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, और वहाँ पे कॉलेज के टीचर्स रहते हैं, और वो स्टाफ और डायरेक्टर, और विशेष करके मैं वहाँ जो DK शर्मा सर हैं जो HOD हैं वहाँ पे, उनको मैं इसका श्रेय देना चाहूँगा कि वो बहुत ही बड़ा व्यक्तित्व है उनका। वो जब मोटिवेट करते हैं तो हम लोगों को प्रेरित करते हैं, वो हमको प्रेरित करते हैं। ऐसे और अलग अलग कॉलेज है, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज में चतुर्वेदी सर हैं, द्विवेदी जी हैं, कई प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वहाँ पे भी हम देखते हैं ना कि वहाँ जो तैयार हो रहे हैं डॉक्टर, वो मानवता के लिए काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से एक बात दर्शकों को और पूरी दुनिया को बताना चाह रहा हूँ कि एक मरा हुआ शरीर 20 लाख लोगों के काम आ सकता है। अगर मैं 20 लाख की संख्या बोलूँगा तो कई लोगों को आश्चर्य होगा, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहूँगा ये 20 लाख की संख्या कैसे हुई। जैसे एक डॉक्टर पूरे जीवन काल में 1 लाख मरीजों को अपनी सेवाएं देगा, 1 लाख लोगों के लिए तैयार करेगा खुद को। अगर उस मरे हुए शरीर पर, पार्थिव काया पर 20 भावी डॉक्टर अध्ययन कर रहे हैं, तो इस हिसाब से 20 लाख लोगों के लिए वो शरीर काम आएगा। तो ये मानवता की भलाई का काम है। देहदान एक श्रेष्ठ कार्य है। जब हमको बताया गया, जब एम्स की जब शुरुआत हुई थी 13-14 में, तब उस समय 50 या 60 स्टूडेंट पे एक बॉडी मिला करती थी। आज स्थिति ये है कि तकरीबन 10 स्टूडेंट पे एक शरीर उपलब्ध हो पा रहा है, जो कि लगभग पर्याप्त होने की स्थिति है। तो ये बेहतर तभी हो पाया जब लोग सामने आए। हमने छोटी सी कोशिश की और वो एक छोटा सा हमने एक विचार का पौधा लगाया था, आज एक वृक्ष के रूप में तैयार है। दर्शकों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि पवन जी के नाम 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हैं। जी, आप मुझे बता रहे थे कि किन अर्हताएं की ज़रूरत होती है देहदान के लिए? देहदान के लिए जब उस वक्त जिनको देहदान करना होता है, जब उनके परिवार के बीच हम जब जाते हैं या उनसे मिलते हैं, तो आजकल बहुत ज़्यादा औपचारिकताएं नहीं रह गई है। एक पन्ने का एक फॉर्मेट होता है जिसको हम वसीयत बोलते हैं। एक्चुअली वसीयत ही होती है, स्टाम्प ड्यूटी की छूट होती है जी। उसमें 2 लाइनें लिखी रहती है कि मरणोपरांत मेरा शरीर मानव अध्ययन एवं अध्यापन हेतु संबंधित कॉलेज का नाम रहेगा, दिए जाने पर
मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, ना मेरे किसी उत्तराधिकारी या किसी वारिस का इसमें कोई दावा रहेगा। ये 2 लाइन में नीचे 2 जगह साइन की जगह रहती है, एक जो उनके साक्षी होते हैं उत्तराधिकारी उनका और जो देहदानी का, और एक मैं स्वयं या जो भी वहाँ पे साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करता है। तो हम लोग वहाँ पे एक फ़ोटोग्राफ्स उनका लगाते हैं, उनका एक मतलब पासपोर्ट साइज का एक सिंपल एक फ़ोटो लगेगा और ज़्यादा कुछ औपचारिकता नहीं रहती, सिर्फ एक फ़ोटो रहता है और उनके लिए उनके कोई परिजन होने चाहिए। किसी की अगर आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और उन्होंने अभी तक संकल्प पत्र में हस्ताक्षर नहीं किए तो उनका देहदान हो सकता है अगर उनके परिवार वाले चाहें तो? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। कई बार ऐसी परिस्थिति आई। मैं नाम लेना चाहूँगा डॉक्टर त्रिलोकनाथ छत्री, जो आर्य समाज भिलाई में उसके वो संस्थापक सदस्य थे। कई विषयों में उन्होंने स्नातकोत्तर किया था और डॉक्टरेट की उपाधि ली थी, इंजीनियर भी थे, काफ़ी बड़ी शख्सियत थे। देहदान की इच्छा मुझे जो जानकारी थी कि वो परिजनों की इच्छा से हुई। ऐसे कई मौके मेरे पास आए, मैं कई लोगों का नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ, कि हुआ ये कि उन्होंने कोई किसी तरह की वसीयत या संकल्प पत्र नहीं बनाया था, लेकिन परिजनों ने उनकी इच्छा को आगे वो लेकर के गए। मैं एक नामदेव परिवार का भी नाम लेना चाहूँगा, जो दुर्ग के सीनियर एडवोकेट थे और उनका भाई अभी वहाँ पे विधानसभा में, छत्तीसगढ़ विधानसभा में सिक्योरिटी ऑफिसर है। वो नामदेव परिवार की जो मतलब नामदेव दंपति, यानी वो वकील और उनकी श्रीमती, दोनों का जब निधन हुआ तो किसी तरह कोई उन्होंने संकल्प पत्र नहीं तैयार किया था। उनकी इच्छा थी तो परिजनों की इच्छा पर उनका देहदान का ये जो संकल्प है वो पूरा हो पाया। और आज हम कह सकते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि देहदान के लिए आगे आ रहे हैं, संकल्प के माध्यम से भी, और जो संकल्प नहीं हुआ तब भी देहदान हो पा रहा है। पवन जी, नेत्र और त्वचा के दान के बाद भी देहदान किया जा सकता है? पहले ये संभव नहीं था। ये बताया जाता था कि जो शरीर को प्रिजर्व या सुरक्षित रखने के लिए पहले फॉर्मोलिन का प्रोसेस होता था जी। वो अब प्रक्रिया को चेंज हो गई है। एनाटॉमी डिपार्टमेंट जो शरीर रचना विज्ञान विभाग होता है मेडिकल कॉलेज का, उसने अपनी प्रक्रिया में कुछ बदलाव किया है। अब शरीर की आवश्यकता भी इतनी ज़्यादा है कि वो तत्काल डिसेक्शन भी हो जा रहे हैं। और प्रिजर्व करने के लिए पहले तो ये हमको बताया जाता था कि शरीर कटे फटे नहीं होने चाहिए, कोई संक्रमित बीमारी नहीं होनी चाहिए। अब लेकिन ऐसा हुआ कि अगर आँख नेत्रदान की गई है और उसको सही ढंग से नेत्रदान हुआ है और तो उसका देहदान भी संभव है। मृत्यु के कितने समय के अंदर देहदान किया जा सकता है? देखिए, जैसी सूचना मिलती है तो हम पहले तो यही बताते हैं कि आप उनको प्रिजर्व या सुरक्षित रखवा लीजिए शरीर को मृतदेह, क्योंकि उनके जो घर के लोग होते हैं उनका अंतिम दर्शन जो करना चाहते हैं और उनकी अपनी कुछ जो औपचारिकता रहती है, उसके लिए जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके 24 घंटे के अंदर, अगर वो प्रिजर्व किया हुआ शरीर है तो 6 घंटे के अंदर, ये हमको बताया गया कि 6 घंटे के अंदर उसको प्रिजर्व करने के लिए भेज दिया जाता है। और नहीं तो उसमें अगर जैविक क्रिया होती है, डिकम्पोज होता है, शरीर अगर ख़राब हो जाता है तो देहदान नहीं हो पाता। अच्छा, किन लोगों को देहदान नहीं करना चाहिए, किनका देहदान मान्य नहीं होता? जिनको बहुत ज़्यादा संक्रमित बीमारी है या ऐसा कि जैसे बेड सोल वगैरह हो गया और शरीर उस अवस्था में नहीं कि उसको प्रिजर्व किया जा सके। अभी तो मैं तो एम्स रायपुर को मैं साधुवाद दूंगा कि अभी उन्होंने कैंसर युक्त शरीर का भी देहदान स्वीकार किया। मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है और अब धीरे धीरे जो प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, मेडिकल साइंस अच्छे ढंग से प्रिजर्व कर पा रहा है, तो वो संभव हो पा रहा है। लेकिन संक्रमित शरीर या एक्सीडेंटल बॉडी या कटा फटा जो शरीर रहता है उसका देहदान आमतौर पे नहीं होता है। देहदान के बारे में हमने इतनी सारी चीज़ें जानी, पर मैं ये जानना चाहूँगी देहदान करने के बाद उस शव का क्या उपयोग होता है? देहदान के देखिए, बहुत सारे लोगों को एक समान रूप से देखते हैं कि उससे शायद कोई अंग निकाल लिए जाते होंगे। मैं ये आपको आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि अंगदान और देहदान दोनों अलग अलग चीज़ें। अंगदान विशेषकर छत्तीसगढ़ का संदर्भ बोलूँ कि यहाँ तो होता नहीं है, क्योंकि यहाँ वैसी व्यवस्था भी नहीं है और हमारे यहाँ का नियम और कानून नहीं है वैसा। अंगदान के नाम पे खाली नेत्रदान ही हो पा रहा है और कहीं कहीं बहुत सीमित मात्रा में किडनी ट्रांसप्लांट की भी अनुमति मिली है, लेकिन अंगदान जैसे होना चाहिए, जैसे 8 अंग निकाले जा सकते थे, वो नहीं हो पा रहा है। अब शरीर क्या करते हैं, जो आपका प्रश्न था मैं उस पर आ रहा हूँ। शरीर को वहाँ पे डिसेक्शन के लिए उपलब्ध कराते हैं, मेडिकल स्टूडेंट उसका अध्ययन करते हैं,
एक एक मेडिकल स्टूडेंट लाखों मरीजों के लिए या लाखों लोगों के लिए खुद को तैयार करता है। जी। और जब वहाँ 10 स्टूडेंट तैयार होते हैं, 20 स्टूडेंट तैयार होते हैं, तो 20 लाख लोगों के लिए वो शरीर काम आता है। और उसके बाद उस शरीर का निष्पादन करते हैं और वो घर वालों को वो शरीर का कोई भी अंग वापस नहीं होता। देहदान के बाद उस शरीर को या तो कहीं कहीं किसी मेडिकल कॉलेज में जो उसके अवशेष बचे रहते हैं उसको दफन कर दिया जाता है, कहीं जला दिया जाता है। शव परिरक्षण के बाद उसका कोई उपयोग नहीं होता, मतलब वो शव किसी चीज़ के काम नहीं आता। हाँ, वो शरीर दान के बाद मेडिकल कॉलेज के लिए वो जो सुपुर्द हो गया, समर्पित हो गया, उसके बाद वो लोग अपने अनुसार, अपनी विधि के अनुसार उसका निष्पादन करते हैं। पवन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे देहदान के बारे में, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि देहदान जैसा कोई पुनीत कार्य और नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों ने देहदान किया है। नानाजी देशमुख का आपने नाम सुना होगा, या बहुत ऐसे लोग हैं जिनका अगर नाम लेना चाहूँ तो वो बड़ी संख्या होगी। मतलब इन्होंने अगर देहदान किया है तो ये मानवता के लिए किया था। और हर व्यक्ति जो कि मानवता के लिए वो कुछ करना चाहता है, तो मरने के बाद वो शरीर जिंदा समाज के लिए काम आ सके, वो शरीर जिससे मानवता की भलाई हो सके, वो शरीर जिससे हम अच्छा कुछ समाज के लिए कर सकें, एक ऐसा संकल्प आप लें और देहदान जरूर करें। देहदान के अलावा आप नेत्रदान का भी संकल्प अलग से ले सकते हैं। और इसके लिए एक वसीयत की शक्ल में 4 लाइनें लिखी होती है, खाली आपके एक हस्ताक्षर की ज़रूरत है। आप कभी हमारी संस्था प्रणाम प्रबुद्ध नागरिक मंच से भी संपर्क कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से अपना एक हेल्पलाइन नंबर बताऊंगा, 9479273500। मैं फिर से रिपीट करूंगा, 9479273500। इसमें आप संपर्क करेंगे तो हम ज़रूर आपको रिप्लाई देंगे। यह व्हाट्सअप नंबर भी है। सारी प्रक्रिया से हम अवगत कराएंगे और मानवता की भलाई के लिए आप अच्छा कुछ कर सकें, इससे श्रेष्ठ कुछ दूसरा और नहीं हो सकता। बिल्कुल। दर्शकों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। और पवन जी, मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे दर्शकों को इस विषय पे, जिससे लेके इतने भ्रम है लोगों में, उसके बारे में जागरूक किया। आपसे फिर एक बार मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्ते।